नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की। पुलिस वाले लाठीचार्ज न करें। युवाओं पर लाठीचार्ज को लेकर भड़के विपक्ष की। लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। देखेंगे संसद सत्र में कैसे घिरे बीजेपी सरकार। ओम बिरला के फैसले पर क्यों भड़की टीएमसी सांसद। जानेंगे राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई क्या सुनवाई। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अमेरिका और ईरान में तेज होती जंग को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार विधानमंडल में उठा पेपर लीक का मुद्दा। विपक्षी नेताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट ने शर्जिल इमाम की याचिका की खारिज। जेल सुपरिटेंडेंट की मर्जी पर छोड़ा फैसला। शर्जिल ने अपनी पीएचडी थीसिस पूरी करने के लिए पेन ड्राइव पर स्टडी मटेरियल की थी मांग। त्रिपुरा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और आईपीएस अधिकारी अनुराग धनखड़ की गई जान। पुलिस ने मामले की शुरू की जांच, बताया संदिग्ध मामला। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव का ऐलान। 22 अगस्त से नामांकन, 15 नवंबर से पहले आ जाएंगे रिजल्ट्स। और शेयर बाजार में गिरावट, 442 अंकों की गिरावट के साथ 77,708 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 95 अंकों की गिरावट के साथ 24,238 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जंतर मंतर से शुरू हुआ युवाओं का प्रदर्शन अब देशव्यापी आंदोलन का रूप ले चुका है। दिल्ली में जहां जंतर मंतर पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने संसद कूच किया, वहीं देश के अलग अलग कोने से उसके समर्थन में आवाज उठी, जिससे बौखलाई सरकार ने युवाओं को रोकने के लिए लाठी डंडे से लेकर आंसू गैस के गोले तक का इस्तेमाल किया। लेकिन युवाओं ने भी पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया, जिससे घबराए प्रधानमंत्री मोदी बीच में ही संसद से चले गए। देखिए रिपोर्ट। जंतर मंतर पर एक महीने से जारी युवाओं का प्रदर्शन अब विकराल रूप ले चुका है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी युवाओं ने संसद मार्च निकाला, लेकिन उनके कूच से पहले ही दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर जुटे युवाओं पर लाठियां बरसा दी। देश के युवाओं को अपनी मांग उठाने से रोकने के लिए सरकार ने पहले से ही बंदोबस्त किए हुए थे। पूरे एरिया में बैरिकेडिंग की गई, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई। जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए थे। लेकिन सरकार के सारे इंतजाम युवाओं के हौसले नहीं तोड़ पाए, बल्कि वो दोगुनी ताकत के साथ मैदान में उतरे। आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा समेत 2 और छात्रों ने अपना अनशन खत्म किया। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी अनशन खत्म कर इस मार्च में शामिल हुए। और जब जंतर मंतर पर जनसैलाब उमड़ आया तो रैपिड एक्शन फोर्स ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों को चोट आई। पुलिस वाले लाठीचार्ज न करें। आपका बच्चा उधर चला, आपका बच्चा उधर चला, क्या करते हैं? क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अब भी हॉस्पिटल में हैं, इसलिए उनकी जगह उनकी पत्नी गीतांजलि ने इस मार्च का नेतृत्व किया। इस प्रदर्शन में सपा सांसद डिम्पल यादव, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद से लेकर आप के मनीष सिसोदिया, आतिशी और संजय सिंह तक शामिल हुए। सीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई में गीतांजलि के साथ मारपीट की गई और उनके बाल खींचे गए। इस झड़प के दौरान 40 से 50 लोग भी घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बैरिकेडिंग में करंट भी था। इन सब के बावजूद युवाओं ने हार नहीं मानी और उन्होंने संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तो संसद के बाहर तैनात पुलिस बल ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे। संसद के अंदर मानसून सत्र चल रहा था और बाहर युवाओं की पुलिस बल के साथ झड़प हो रही थी। ये युवा केवल अपने अधिकारों की मांग को लेकर आज मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन सरकार ने न तो जंतर मंतर जाकर उनकी मांगे सुनने की जहमत उठाई और न ही उन्हें संसद पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करने दिया जा रहा है। पीएम मोदी तो बीच में ही संसद पूरी तरह स्थगित होने से पहले ही वहां से चले गए। हालांकि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ जरूर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की, लेकिन उन्हें वहां से भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। सीजेपी के आशुतोष रांका ने बताया, सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली, सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा किया जाए। दूसरी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। तीसरी, नीट यूजी 2026 की तैयारी कर रहे जिन अभ्यर्थियों ने जान ली, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए।
जिस तरह सीजेपी और देश के युवा सरकार के खिलाफ मैदान में डटे हुए हैं, उससे सरकार की घबराहट भी बढ़ती दिखाई दे रही है। दिल्ली में गृह सचिव, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और आईबी चीफ की बैठक भी हुई। वहीं पुलिस की तरफ से जंतर मंतर से सभी प्रदर्शनकारियों को हटाने की भी कोशिश की है। इस तरह की क्रूर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सीजेपी ने कहा, पुलिस इतना अत्याचार क्यों कर रही है, ये आपके ही देश के युवा हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या इस बार देश के युवाओं को न्याय मिलेगा, क्या सरकार उनकी मांगों के आगे झुकेगी या भारत का जेन ज़ी भी इस बार तख्ता पलट कर देगा। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने जब पुलिस का घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका और जब वो नहीं माने तो उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिस पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी नेता तक भड़क गए। विपक्ष ने सरकार को निशाने पर ले लिया है। तो क्या कुछ कहा विपक्ष ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने संसद कूच किया। युवाओं को रोकने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की गई, लेकिन जब युवाओं को रोकने की सारी कोशिशें नाकाम रही तो युवाओं पर लाठियां बरसाई गई और अब इससे विपक्ष पूरी तरह भड़क गया है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा कर इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। खड़गे ने राज्यसभा में पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लाखों बच्चे जंतर मंतर पर बैठे हैं, लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं, वहाँ लाठीचार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश। खड़गे के इस बयान के बाद सदन में हंगामा मच गया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मुखरता से छात्रों का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सरकार नहीं, अहंकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने के लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है। संसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा, हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। युवा मोदी जी का अहंकार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी जंतर मंतर के जमीनी हालात बयां किए। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैं लोकसभा जाने से पहले जंतर मंतर गई थी। उसके तुरंत बाद वहां इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया गया और क्रूरता शुरू हो गई। कोई भी सरकार जो क्रूर बल के साथ अहिंसक छात्र प्रदर्शनकारियों पर हमला करती है वो अपने अंतिम दिनों में है। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी आपके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची है। यानी युवाओं पर हुए इस अत्याचार के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दिया और सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहा है। सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार बुरी तरह गिर गई है। संसद सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। लोकसभा, राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव देखा गया। इस दौरान विपक्ष ने संसद परिसर में जमकर प्रदर्शन भी किया, जिससे सरकार की परेशानी बढ़ती दिखाई दी। वहीं गहमा गहमी के बीच सदन की कार्यवाही 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो कैसा रहा संसद के मानसून सत्र का पहला दिन, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने सदन को पूर्व सदस्यों के निधन की जानकारी दी। स्पीकर ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और इसके बाद मौन भी रखा गया। लेकिन संसद के मानसून सत्र का पहला दिन बेहद हंगामे भरा रहा। सदन का माहौल इतना गहमा गहमी भरा रहा कि दोनों सदनों की कार्यवाही कुल 6 बार स्थगित हुई। संसद में विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग कर रहे थे। लोकसभा में विपक्षी दलों ने अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा उठाया। विपक्षी दलों ने चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य बेल में आ गए और चंदा चोरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विपक्षी दलों के सदस्य चंदा चोरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे, तख्तियां लहरा रहे थे। न सिर्फ राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा बल्कि नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हाथों में
में स्टॉप नीट लीक का पोस्टर लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की, लेकिन विपक्ष की मांगे नहीं सुनी गई। खुद विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, ये सरकार जनता के मुद्दों के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील है, लोगों की समस्याओं पर चर्चा ही नहीं कर रही है। और इस बीच सरकार की तरफ से लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश किया। वहीं सरकार और विपक्ष के टकराव के बीच सदन अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद सत्र के पहले दिन सदन में हंगामा देखा गया तो ओम बिरला के एक फैसले पर भी बवाल मच गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई सांसदों ने पूर्व सीएम ममता बनर्जी के साथ बगावत की और अब उन सांसदों को लोकसभा में विपक्ष की बेंच से इतर अलग जगह दी गई है, जिस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने सरकार और टीएमसी के बागी नेताओं को जमकर सुनाया है। तो क्या कुछ कहा महुआ मोइत्रा ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही लोकसभा में सीटों के नए आवंटन को लेकर टीएमसी सांसद ने बागी सांसदों को खूब खरी खोटी सुनाई है। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से टीएमसी के 20 बागी सांसदों को सदन में अलग बैठाने के लिए नई सीटें आवंटित की गई हैं, जिस पर अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने करारा हमला बोला है। महुआ मोइत्रा ने तंज कसते हुए कहा कि संसदीय लोकतंत्र में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलावा एक नई श्रेणी गद्दार बेंच बन गई है। महुआ मोइत्रा ने कहा, 20 बागी गद्दार सांसद जिनकी अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं, जो दावा करते हैं कि वो एक गैर मान्यता प्राप्त पार्टी एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं, लेकिन उनके विलय को स्पीकर ने मंजूरी नहीं दी है, फिर भी उन्हें सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित किया गया था। विपक्ष के सभी सदस्य विरोध में वॉकआउट कर गए। हम देखते हैं कि सरकार ने सीटों में बदलाव कर दिया है। पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष होता था और आज एक नई श्रेणी आ गई है, गद्दार पक्ष। सुदीप बंदोपाध्याय गद्दार पक्ष के नेता के रूप में सबसे आगे बैठेंगे। संसदीय लोकतंत्र में ये एक नया दौर है। आप जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था को हरी झंडी दी थी। ये सभी सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़कर नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में शामिल हो गई थी और अब ऐसा करना ओम बिरला पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओम बिरला के फैसले को लेकर सियासत गरमाई हुई है तो राम मंदिर मामले में हलचल बढ़ती ही जा रही है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नई एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया और साफ कह दिया कि इस मामले को राजनीतिक रंग ना दिया जाए। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगरानी में पहुंच चुका है। 20 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने जांच को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार को नई एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जांच टीम में वरिष्ठ और अनुभवी आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया जाए ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जाँच हो सके। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो उत्तर प्रदेश सरकार से निर्देश लेकर नई एसआईटी के लिए अधिकारियों के नाम पेश करें। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए। अदालत का कहना था कि ये अपराध की जांच का विषय है और अदालत सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जांच बिना किसी भेदभाव के तार्किक नतीजे तक पहुंचे। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जांच लगातार जारी है और अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हालांकि उन्होंने कहा कि जांच प्रभावित न हो, इसलिए फिलहाल अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। बता दें, अब मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इसके अलावा उधर जांच में कई अहम खुलासे भी हुए हैं। आरोपी रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष से अर्टिगा कार, बुलेट मोटरसाइकिल, नकदी और जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस पहले ही टिन्नू के घर से 1 लाख और मनीष के घर से 2 लाख रुपए बरामद कर चुकी है। जैसे आप जानते हैं कि टिन्नू मंदिर के दान पात्रों की देखरेख करता था, जबकि मनीष चढ़ावे की गिनती का जिम्मेदार था। ऐसे में अब सबकी नजर 27 जुलाई की सुनवाई पर और नई एसआईटी के गठन पर टिकी हुई है। राम मंदिर मामले में जांच तेज होती जा रही है तो जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग जोर पकड़ती जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पार्टी नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएंगी वो पीछे नहीं हटेंगे। तो कैसे आंदोलनों से घिरी मोदी सरकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के खिलाफ एक के बाद एक आंदोलन जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में जहां शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर युवाओं ने संसद की तरफ कूच कर दिया है, वहीं जम्मू कश्मीर की सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के साथ पार्टी नेता दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक प्रदर्शन पर उतर आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में हुए प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किया। वैसे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन पृथ्वीराज रोड से शुरू हुआ। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को उनके संसद, जम्मू कश्मीर की जनता और उच्चतम न्यायालय को किए गए वादे को याद दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम अपने राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन्हें उनकी प्रतिबद्धता याद दिलाने के लिए यहाँ आए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम और पार्टी नेता सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमें दिल्ली जाकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य का दर्जा वापस किए जाने का वादा किया था। आज राज्य में सरकार बने 2 साल हो गए हैं। इसे लेकर जम्मू में भी जमकर प्रदर्शन किया गया। जम्मू कश्मीर में शेर कश्मीर भवन, जो प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय है, वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। वहीं शिवसेना यूबीटी की जम्मू इकाई, जम्मू स्टेट मूवमेंट और अन्य संगठनों ने भी इस मार्च में अपना योगदान दिया। शहर के ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर चौक पर हाथ में तिरंगा लेकर उन्होंने अलग जम्मू राज्य की मांग की तख्तियां लेकर शहर में रैली निकाली। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आज की रैली तो सिर्फ एक आगाज है और आने वाले दिनों में इस मांग को लेकर संघर्ष और तेज किया जाएगा। यानी मोदी सरकार के लिए अब उनकी इस मांग को नजरअंदाज करना आसान नहीं होने वाला। और बुलेटिन के आखिर में बात अमेरिका और ईरान में तेज होती जंग की। पश्चिम एशिया में जंग और ज्यादा भड़कती जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी हमले और ज्यादा तेज होते दिखाई दे रहे हैं। लगातार 9वें दिन भी दोनों देशों ने एक दूसरे के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। तेज होते हमलों ने दोनों देशों में कूटनीति की संभावना को भी खत्म कर दिया है। तो क्या है इस वक्त पश्चिम एशिया में हालात और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच तेज होते हमलों ने पश्चिम एशिया को हिलाकर रख दिया है। जगह जगह धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। खाड़ी देशों में लगातार सायरन बज रहे हैं। अमेरिकी सेना ने जहां एक बार फिर ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट समेत कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, वहीं ईरान ने भी खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। सेंटकॉम ने बताया कि उत्तरी इराक में बिना फटे ईरानी ड्रोन को नष्ट करने के दौरान एक अमेरिकी सैनिक की जान चली गई। यानी अब इस जंग में जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 17 पहुंच गई है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के डार्कोविन परमाणु संयंत्र पर हवाई हमला किया है, जिस पर ईरान बुरी तरह भड़क गया। उसने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA पर इस अमेरिकी हमले की निंदा करने का दबाव डाला है। लेकिन अगर अब अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट कर रहा है तो इससे पूरे क्षेत्र में भयंकर तबाही मच जाएगी। ऐसे में दोनों देशों के बीच कैसे भी इस जंग को खत्म करवाने की मांग उठ रही है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कह दिया है कि युद्ध का अंत या तो सैन्य जीत के जरिए मुमकिन है या वार्ताओं के जरिए, और ईरान अमेरिका के साथ युद्ध तब खत्म करेगा जब उसे मैदान में बढ़त हासिल हो जाएगी। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने जरूर कहा कि मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के साथ राजनयिक बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जब तक अमेरिका के ये अपराध यानी उसके ये हमले जारी रहेंगे, हमारी सशस्त्र सेनाएं इनका जवाब देते रहेंगी। उन्होंने जमीनी अभियान को लेकर भी अमेरिका को चेताया है और कहा कि अमेरिका को दक्षिणी ईरान में खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की किसी भी कोशिश के नतीजे भुगतने होंगे। ईरान के नेतृत्व में ऐसे लोग हैं जो किसी भी जमीनी आक्रमण में अमेरिकी सेना का स्वागत करने के लिए मिनटों की गिनती कर रहे हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने भी साफ कह दिया है कि ईरानी सेना किसी भी दुश्मन के घुसपैठ को तुरंत बेअसर करने के लिए तैयार है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या दोनों देश कूटनीति की तरफ लौटेंगे या ये जंग और तेज होगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।